फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इट्स अ सेकंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन अ सीए फाउंडेशन कोर्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चीज समझी थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। द रूट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस। Promise take place when offer and proposal of one person is accepted by the another person। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? प्रॉमिस। और हमने प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेन ऑफर ऑफ वन पर्सन इज एक्सेप्टेड बाय अनदर पर्सन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रॉमिस। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले डाउन सर्टेन असेंशियल पैरामीटर्स फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मीन्स जब एक बंदा ऑफर दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ असेंशियल पैरामीटर्स बताए गए हैं कि अगर वो असेंशियल पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं देन ओनली एन ऑफर इज अ वैलिड ऑफर, अदरवाइज इट्स नॉट अ वैलिड ऑफर। और अगर ऑफर वैलिड ही नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। प्रॉमिस नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हेंस मेरे लिए ये समझना जरूरी है यहाँ पे कि भाई ऑफर के असेंशियल्स क्या चीज है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मीनिंग, अब मैं आपको जो ये चीज लिख रहा हूं मीनिंग, ये ऑफर की डेफिनेशन, ये जो ऑफर की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी ऑफर की डेफिनेशन एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी है। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि किसी भी लंबी डेफिनेशन को अगर हमको मेमोराइज करना हो, याद करना हो, तो हम उसको ब्रेक कर ले पॉइंट्स में। और यही चीज़ मैंने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीए सीखी थी, किसी ने सिखाई थी कि इस तरह से आप डेफिनेशन को ब्रेक कर लो, इट विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग द डेफिनेशन। अब हम समझते हैं व्हाट इज एन ऑफर। when one person, उसको मैंने नाम दिया फर्स्ट पर्सन, when one person signifies to other person, signifies एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा है क्या? his willingness to do और नॉट टू डू समथिंग। भाई ये काम मैं करना चाहता हूँ और ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं दूसरे आदमी को क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। एसेंट का इंग्लिश का मतलब, हिंदी में मतलब होता है मर्जी। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन फॉर सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, देन द फर्स्ट पर्सन इज सेड टू हैव मेड एन ऑफर। अब इस डेफिनेशन को हम दोबारा से रीड करते हैं। देखिए, आप अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल फ्रेशली पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको मतलब बार बार रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन दूसरे आदमी को बता रहा है कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ और ये काम करना नहीं चाहता हूँ। कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस पे आपकी एसेंट, आपकी रजामंदी, आपकी मर्जी चाहिए। अगर ये पहले दूसरे तीसरे पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन इज सेड टू हैव मेड एन ऑफर। तो अगर कल एग्जाम में आपको कुछ ऑफर की डेफिनेशन आती है और ऑफर के बारे में आपको स्टेटमेंट लिखनी है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर एज इट इज वर्मेटिमली लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे, तो इट विल कैरी अ गुड इंप्रेशन। बिकॉज इन द कोर्स ऑफ सीए वी नीड टू लर्न दी सर्टेन लीगल लैंग्वेज, हमें जनरल लैंग्वेज से बाहर आना है। तो when one person signifies to another his willingness to do or not to do something with a view to obtain the assent of other person for such act and abstinence, then the first person is said to have made an offer। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेशन बाय हार्ट याद हो जाएगी। अब इतनी सी डेफिनेशन में कई पार्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि डिटेल डेफिनेशन एक्सप्लेन लेटर ऑन। हम पहले डेफिनेशन को समझते हैं, फिर ऑफर के बारे में आगे चीजें समझते। आइए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। इट मीन्स अगर आपके ऑफर में ये जो पार्ट है, हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्ट मिस है, देन योर ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। इन दैट सिचुएशन, इवन अगर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी हो रही है, प्रॉमिस नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मैं लाइन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? सो दैट आपके माइंड में, आपके हार्ट में चीज समझ में आ जाए कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं। आइए, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर। यहाँ पे हम ये कहना चाह रही है, मेयर इंटेंशन टू डू इज नॉट एन ऑफर। ये दो चीजें मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ए टोल्ड बी दैट ही वांट्स टू सेल टू he want to sell car to B for 50,000. It's an offer as A expresses willingness to sell car to B with a view to obtain B assent। इसमें क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अब इस पॉइंट पे आते हैं मेयर इंटेंशन, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। A told B that he is looking to sell his car for 50,000. This is not an offer as A has expressed his
intention to sell car but he does not want B to accept the same. Hence offer जो हम कहना चाह रहे हैं, it must be with a view to obtain the assent of other. मेरे intention में मैं ये काम करना चाहता हूँ, that statement will not constitute an offer. It's merely an intention of the person कि he wants to do, he does not want to obtain the assent of the other person. तो ये आपको ध्यान रखना है और कई एग्जाम में इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर द क्वेश्चन इवेल्यूएट करे जाते हैं. आइए सेकंड पॉइंट आते हैं. ऑफर मे बी पॉजिटिव टू डू एन एक्ट और नेगेटिव. इसका मतलब जो एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ ऑफर दे रहा है, इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग. मैं ये काम करना चाहता हूँ और मुझे इस पे आपकी एसेंट चाहिए, और ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आपकी एसेंट चाहिए. ये चीज़ को नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ. पॉजिटिव एक्ट, A willing to sell is good to B at certain price to B. This is a positive act. A ये सामान B को बेचना चाहता है. Negative act, A is willing to not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. यहाँ पे नेगेटिव एक्ट आ रही है कि भाई ये काम मैं करना नहीं चाहता हूँ. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोनों चीज़ों को ऑफर की परव्यू में लेके आया, पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट. इसमें कोई इशू नहीं है. आइए आगे बढ़ते हैं. इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग द लीगल रिलेशन. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है. इट ले डाउन सर्टेन असेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्सेबल. एनफोर्सेबल का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक पार्टी के राइट ब्रीच होते हैं, मीन्स एक पार्टी का राइट फुलफिल नहीं होता है, देन दैट पार्टी इज कॉल्ड एग्री पार्टी एंड दैट एग्री पार्टी कैन गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स हिज राइट एंड दैट इज कॉल्ड लीगल रिलेशनशिप. अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऑफर मस्ट बी सच एज गिविंग राइट्स टू द लीगल रिलेशनशिप. Legal relationship means upon the breach of right of one party, that aggrieved party can go to the court for enforcement of his right. Means अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे इंटेंशन पार्टीज की नहीं है कि वी वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, then that statement will not be an offer. ये एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, फिर इस लाइन पे मैं आपको आता हूँ. A asked his son that if he gets 90% marks, A will take him for a party. Upon son getting 90% marks, A did not take him to the party. Son cannot sue his father for party, as it's presumed that in a social matter, parties do not intend to create legal relationship. Means जितने भी social agreement हो रहे हैं, then it's presumed that party do not intend to create legal relationship. यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट्स नॉर्मल प्रिजम्पशन, बट अगर आपको सोशल एग्रीमेंट्स में भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं, देन यू कैन मेक अ प्रॉपर एग्रीमेंट वेयर यू कैन से कि दोनों पार्टीज की उस सोशल एग्रीमेंट में क्या लीगल ऑब्लिगेशंस रहेगी. बट इन जनरल अगर कुछ नहीं कह रहे, मतलब आपका ऑफर या आपका एग्रीमेंट बिल्कुल साइलेंट है, तो एक एजम्पशन ली जाती है कि जितने भी सोशल एग्रीमेंट है उसके अंदर द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. Hence that arrangement will not be an agreement because promise ही नहीं है. और promise के लिए क्या चाहिए, ऑफर, और ऑफर के लिए क्या चाहिए कि उस ऑफर में there is intention to create a legal relationship. एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ सेम लॉजिक पे. A promised to his wife that if he makes आलू की सब्जी, then A will take his wife to a outing. वाइफ ने अपना प्रॉमिस पूरा करा, उसने अच्छी सी आलू की सब्जी बना के ए को दी, हस्बैंड को दी, बट ए उसको आउटिंग पे नहीं ले गया. नाउ इन दिस एग्जांपल द इंटेंशन इज क्लियर कि हस्बैंड और वाइफ डू नॉट वांट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. मीन्स वाइफ कैन नॉट sue the husband because the intention of the husband is not to enter into a legal relationship. ये हम एज एन प्रिजम्पशन लेते हैं कि सोशल सर्कमस्टांसेस इन सोशल एग्रीमेंट द इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. और मैं बार बार बोल रहा हूँ लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे ब्रीच होने के बाद एक पार्टी दूसरे पार्टी के पे केस फाइल कर सकती है. तो इन एनी अरेंजमेंट
ऑफर विल बी एन ऑफर ओनली व्हेन इट्स इंटेंशन इज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इस पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो आपको समझ में आ गए थे। ये जो पॉइंट आ रहा था ये डेफिनेशन से निकल के नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया। Another important point, the terms of offer must be certain, definite, unambiguous, not vague। ये चारों शब्द एक ही मतलब है, बट मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे चारों शब्द क्यों लिखे हैं? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, हमको लॉ के पेपर में थोड़ी सी अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है एंड इट कैरीज अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। तो यहाँ पे सर्टेन, डेफिनेट, अनएम्बिगियस, एम्बिगियस का इंग्लिश का मतलब होता है डाउटफुल और अनएम्बिगियस का मतलब सर्टेन, क्लियर। नॉट वेग, ये आपको जनरल पता होगा। वेग का मतलब अगेन समथिंग विच इज नॉट क्लियर, और नॉट वेग का मतलब है कि समथिंग विच इज क्लियर। द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। अभी कैसी चीज होती है मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब यहाँ पे पहले एक लाइन बोलता हूँ, if the terms of offer are not certain, it's not a valid offer। ये आपको समझ में आ गया। एग्जांपल नीचे लेता हूँ, if the terms of offer is capable of being made certain, then offer will not be invalid, it will be valid। ये दोनों चीजें कैसे हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। A has two car X and Y। A offers to B sell his car। Now this offer of A is not valid because B does not know कि what is the intention of the A, कि भाई वो कौन सी कार बेचना चाहता है, X कार बेचना चाहता है या Y कार बेचना चाहता है। This as it's not a clear which car A wants to sell, and in this case the offer of A is not valid। देखिए इसके पीछे सीधी सी इंटेंशन है। हमने ये पढ़ा है ऑफर में जब एक प्रॉपर ऑफर होता है देन दे क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप। और जब आपके ऑफर ही क्लियर नहीं है तो एक लीगल रिलेशनशिप कैसे बनेगा, पार्टीज की रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस कैसे क्रिएट होंगी। आगे दूसरा पढ़ते, ए इज डीलिंग इन टू टाइप्स ऑफ ऑयल, मस्टर्ड एंड कोकोनट। ही कॉन्टेक्टेड टू सेल 100 kg of oil to B। Again the offer is invalid as it lack clarity about the type of oil he wants to sell। तो ये दोनों एग्जाम्पल में मैंने आपको ये समझाया, इन दोनों एग्जाम्पल में द टर्म्स ऑफ ऑफर इज नॉट, द टर्म्स ऑफ ऑफर इज नॉट क्लियर, हेंस दिस ऑफर इज नॉट एन ऑफर। अब एक इस पॉइंट पे आ रहा हूं, इफ द टर्म्स ऑफ ऑफर इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन देन ऑफर विल बी वैलिड। A is dealing in two types of oil, mustard and coconut। The price of mustard oil is in the range of 200 to 250 per kg, and coconut oil price range is 150 to 170 kg। A contracted to sell 100 kg of oil to B at 220 per kg। मीन्स जो मार्केट में मस्टर्ड ऑयल का जो रेट है वो चलता है 200 से 250 रुपए पर किलो डिपेंडिंग अपॉन द सेम क्वालिटी, और कोकोनट ऑयल का प्राइस चल रहा है 150 to 170 kg। A contracted to sell 100 kg of oil to B at 220 per kg। Now it's a क्लियर इंटेंशन कि भाई ये 220 रुपए वाला जो तेल है ये मस्टर्ड ही है, कोकोनट नहीं है। Hence that if the terms of offer is capable of being made certain, यहाँ पे दो इट्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर नहीं लिखा कौन सा ऑयल बेचना है, बट प्राइस रेंज से हमें समझ में आ रहा है कि द इंटेंशन ऑफ द ए इज टू सेल द मस्टर्ड ऑयल नॉट द कोकोनट ऑयल, हेंस द ऑफर इज वैलिड एज ही इंटेंट टू सेल द मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे भी एक चीज आ गई जो आपको समझ में आ गई, द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी इज अनदर वर्ड्स, एंड आपकी टर्मिनोलॉजी में आपकी वोकेबलरी में एक नया वर्ड ऐड कर रहे हैं अपन, ऑफरी। दैट्स एन जिसको हम ऑफर दे रहे हैं। ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ ऑफर। ये लाइन को अभी हम होल्ड करते हैं या सिंपल से चलो आगे बढ़ते हैं और क्लियर आ जाएगी। ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ ऑफर। इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, हम जिसको ऑफर दे रहे हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम किसको ऑफर दे रहे हैं। इसके बारे में भी हम ऊपर और पढ़ेंगे। As a result, unless offer is communicated to the offeree, it cannot be accepted. Thus, offer needs to be communicated to the offeree। अब आपको ये पढ़ के लग रहा होगा सर ये तो ऑब्वियस है। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। A call his friend
X and tell him to convey his offer of selling car to B for 1 lakh. X fails to convey the said offer to B. Incidentally, B calls A and told him that he wanted to buy A car for 1 lakh. अब यहाँ पे देखिए कि ये जो B ने बोला है कि मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, क्या ये A की ऑफर का एक्सेप्टेंस है? The point is the call made by B is not an acceptance of A offer, as A offer was not communicated to B, rather it's a new offer by B. मैंने एक केस स्टडी ली है क्योंकि ऊपर अगर आप पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था सर ये तो ऑब्वियस है हमारा कि जब तक ऑफर सामने वाले को नहीं आएगा वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, बट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर बी ने बोला कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपए की, क्या ए मना कर सकता है? यस, बिकॉज बी ने जो बात बोली है, बी ने ए के ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दी है, बिकॉज बी के पास ए की ऑफर की नॉलेज ही नहीं आई थी। ये बी ने नया ऑफर दिया है, अब ए की मर्जी है कि वो बी का ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। Hence, this is a significant point कि offer can only be accepted when a person has the knowledge of offer. In other words, offer has been communicated to the offeree. आइए लाइन पढ़ते हैं। Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to the acceptance. एग्जाम्पल से समझ में आएगी लाइन। A proposes B, A offer B to purchase his phone for 5,000. And if B does not reply in a week, it would be assumed that B had accepted the proposal. This is not a valid offer, as non-compliance B amounts to the acceptance of offer. मीन्स आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि भाई अगर तूने जवाब नहीं दिया तो हम तेरी एक्सेप्टेंस मान लेंगे। Hence, the offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to the acceptance. Next point, offer should be distinguished from invitation to an offer. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि भाई ये चीज़ों के ऊपर केस स्टडी आती है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर। ऑफर इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन ऑफरर विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अब आ रहा है कि सब इन्विटेशन टू ऑफर क्या हुआ। इन एन इन्विटेशन टू एन ऑफर a person is making a statement express or implied with a view that other person should make an offer. Invitation to offer एक नाम से समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं और उस स्टेटमेंट से हम अदर पर्सन को एक तरह से वो बोल रहे हैं कि आप अब अपना ऑफर हमें दीजिए। आपको लाइन से पढ़ समझ में नहीं आ रहा होगा भाई कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डिस्प्ले ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट at shop is an invitation to an offer. यहाँ पे जो सेलर ने शॉप के ऊपर प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले करा है, इट्स नॉट एन ऑफर बाय द सेलर। सेलर जो है ये प्राइस डिस्प्ले करके बायर को एक तरह से बोल रहा है कि भाई बताओ आप लेना चाहते हो नहीं, आप मुझे अपना ऑफर दो। Here customer may made an offer to buy the product which shopkeeper may or may not accept. Thus mere display of the price of the product by shopkeeper is not an offer. और रियल लाइफ में अगर मैं आपको बोलूँ समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। बट ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये एग्जांपल तो प्योरली इन्विटेशन ऑफ ऑफर में ही फॉल कर रहा है। और इसके ऊपर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार केस स्टडीज इवेल्यूट करी गई है। अदर एग्जांपल्स ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर हम क्या बात कर रहे हैं। अ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर ए शेयर। मीन्स जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रोस्पेक्टस इज नॉट एन ऑफर बाय द कंपनी, इट्स अ मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस इशू करके कंपनी प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी में शेयर्स अप्लाई करे,
तो जो आपने 12th में पढ़ा होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और आपने उसमें ये भी पढ़ा था कि कंपनी उनके शेयर्स चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है इफ देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अगर कंपनी जो शेयर्स के लिए मार्केट में प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर रही है, अगर वो ऑफर है और उस ऑफर को शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर रहा है, then company do not have a right to reject the application. Hence the issue of the prospectus by the company is not an offer, it's an invitation to offer. Hence जब शेयर होल्डर उसको अप्लाई कर रहा है तो शेयर होल्डर पब्लिक कंपनी को बोल रहा है कि भाई मैं आपकी कंपनी के शेयर लेना चाहता हूं, तो बताइए, तो कंपनी मे और मे नॉट एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल, एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल का मतलब है किसी ने न्यूज़पेपर में ऐड दी कि देयर इज गोइंग टू बी एन ऑक्शन सेल। अब उसमें जो जो बिडर है, बिडर इज ओनली अ मेकिंग एन ऑफर, ऑक्शनर मे और मे नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू क्वेरी रिगार्डिंग द प्राइस, मीन्स आपने किसी को मतलब अपनी प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस बताई, दैट डज नॉट मीन कि आप उसको ऑफर दे रहे हैं। आप सामने वाले को बोले भाई मेरे प्रोडक्ट की प्राइस ये है, अब आप बताओ क्या है, तो सामने वाला जब उसको उस पर रिस्पॉन्ड करेगा देन द सामने वाला पर्सन इज गिविंग एन ऑफर। तो ये एग्जांपल देके मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इनविटेशन टू ऑफर की डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूँ, यानी इनविटेशन टू ऑफर, अ पर्सन इज मेकिंग अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विद द व्यू दैट अदर पर्सन मेड एन ऑफर। इम्प्लाइड का मतलब क्या हो गया कि ये वाला एग्जांपल जहां पे आपने प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले कर रखा है, इट्स एन इम्प्लाइड इनविटेशन टू ऑफर। तो ये जो 7 पॉइंट हमने डिस्कस करे फ्रेंड्स, ये सातों पॉइंट हमारी क्या किसके अंदर फॉल कर रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। तो अगर इन सातों पॉइंट में से कोई पॉइंट मिस हो रहा है देन दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी एन ऑफर, और उसकी एक्सेप्टेंस प्रॉमिस क्रिएट नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम ऊपर चलते हैं, जो हमने कुछ चीजें मिस कर दी थी। टू whom ऑफर कैन बी, सॉरी यहाँ से चलते हैं, माई मिस्टेक, हाउ ऑफर कैन बी मेड। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो हो सकते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कैसे हो सकते हैं। ऑफर कैन बी एन एक्सप्रेस, ऑफर कैन बी मेड बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें ज्यादा मैंने जा रहा। इम्प्लाइड ऑफर, ऑफर कैन बी मेड बाय द कंडक्ट और एक्शन ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। On railway station, when coolie picks the luggage without being asked to do so, he has made an implied offer. और अगर जो पैसेंजर डिनाई नहीं कर रहा है प्लीज डोंट पिक माई लगेज, देन उसने कुली का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। बट इफ अ पैसेंजर डज नॉट माइंड कुली पिकिंग अप द लगेज एंड टेकिंग टू द रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म, देन इट्स एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर कैन बी मेड बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन एंड दैट इज एन एक्सप्रेस ऑफर, अदर इज एन इम्प्लाइड ऑफर। Now to whom offer can be made, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ऑफर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, वन इज स्पेसिफिक ऑफर एंड वन इज अ जनरल ऑफर। ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोन एट द टाइम ऑफर इज मेड, इट्स कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर। मीन्स मैं क्लास में बैठा हूँ और क्लास में मेरे पास एक स्टूडेंट सामने बैठा है, मैंने उसको बोला कि मैं अपना मोबाइल उसको बेचना चाहता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे हमने बात करी स्पेसिफिक पर्सन की। मैं एक पार्टी में हूँ, वहाँ पे 5 लोग मेरे 5 फ्रेंड्स बैठे हैं, मैंने उनको बोला भाई मैं अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। Now this is an offer made to the group of person known at the time offer is made. It's called a specific offer. And what is the significance of specific offer? Specific offer can be accepted only by the person to whom offer is made. इसको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। X है, वो पार्टी में गया, उसके पास 4 लोग बैठे थे A B C D। X ने चारों को बोला भाई मैं अपनी कार 1 लाख की बेचना चाहता हूँ। डी ने इमीडिएटली ई को फोन करा कि बोला भाई एक कार अपनी 1 लाख की बेचना चाहता है, तुझे कार लेनी थी, क्या तू लेना चाहेगा। ई ने बोला हाँ, और ई ने एक्स को फोन कर दिया भाई मैं तुम्हारी कार लेना चाहता हूँ। इन दिस सिनेरियो
E cannot accept an offer because the offer was not at all made to E. The offer was made to A, B, C, D. Offer was not made to E, and when offer is not made to a person, he cannot make an acceptance, and this is the significance of specific offer. अब दूसरे टाइप की ऑफर कैसे हुई है? When offer is made to the general public at large, that is, offeree is not known to the offerer at the time offer is made, it's called general offer. Means कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको भी वैलिड ऑफर मान रहे हैं कि जब हम एक ऑफर कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि सामने वाला ऑफरी कौन है. अब पहले और यहाँ पे आगे बोलता हूँ, इट्स कॉल्ड जनरल ऑफर. एंड जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय anyone having the knowledge of offer. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये पूरे का पूरा पैरा मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूँ. A gives an advertisement in a newspaper that whosoever will trace his missing dog, he will give a reward of 5,000. It's a general offer because A को नहीं पता कि ये ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, as the offeree is not known to A at the time offer is made. If B searches the dog after having a knowledge of general offer, then B has validly accepted the offer and B is entitled to the reward of 5,000 rupees. ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि B को यहाँ पे उस नॉलेज की ऑफर थी, B को ऑफर की नॉलेज थी और B ने उस ऑफर को वैलिडली एक्सेप्ट करके डॉग को ट्रेस करके A को लाके दे दिया. इसका मतलब B ने A का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो B इज एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड ऑफ 5,000 रुपीज. अनदर पॉइंट क्या बनता है? इफ C सर्च द डॉग विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर. ये कैसे हो सकता है कि A ने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप डाला था कि भाई मेरा डॉग खो गया, प्लीज मे हेल्प मी इन ट्रेसिंग द डॉग, एंड ए ने उनको ये नहीं बताया था उस वक्त जब उसने अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप डाला कि आई एम गोइंग टू गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर एंड आई विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 5,000. ए ने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को जनरल स्टेटमेंट बोली थी, भाई मेरा कुत्ता खो गया, ढूंढ के लाता हूँ. इफ सी सर्च द डॉग without knowledge of an offer, then C is not entitled to reward as C act does not constitute an acceptance. Offer can only be accepted by those who has the knowledge of offer. यहाँ जब A ने अखबार में ऐड डाली कि जो मेरा डॉग ट्रेस करके लाएगा I will give a reward of 5,000. This is an offer by A. तो अगर किसी को उस ऑफर की नॉलेज नहीं है और उसने वो एक्ट कर दी है, then that act by the other person will not constitute an acceptance, और उस केस में that other person cannot take the benefit कि सब मैंने आपका डॉग लाके दे दिया, आप मुझे पैसे दे दीजिए. तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. इसके ऊपर भी कई बार केस स्टडी आती है. तो हम क्या बोल रहे? स्पेसिफिक ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एट द टाइम ऑफ ऑफर इज मेड. मीन्स जब आप ऑफर दे रहे हो आपको पता है कि आप ऑफर किसको दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर. और जब आप ऑफर दे रहे हो और आपको नहीं पता आप ऑफर किसको दे रहे हो, जनरल ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू ऑफर इज मेड एंड जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑफर. होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़ते देखिए, हमने यहाँ पे अभी पढ़ा एक ऑफर की डेफिनेशन, हमने पढ़ा ऑफर कैसे दे सकते हैं और ऑफर किसको दे सकते हैं, ऑफर के एसेंशियल्स. अब ऑफर के बारे में और क्या चीज आती है, छोटा सा पॉइंट है, ये और पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ एन ऑफर, वन इज कॉल्ड काउंटर ऑफर एंड वन इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर. काउंटर ऑफर व्हेन ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर but wants to accept the offer at different terms, the offeree is making the counter offer. Example समझ में आ जाएगा. A offers B to sell his car for 1 lakh. Upon receipt of offer, B conveys A that he wants to sell the car at 90,000. The statement by B is not an acceptance but a counter offer by B. अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई एक्सेप्टेंस कैसे दे सकती है. अभी जस्ट उसका एक ब्रीफ दे रहा हूँ. Acceptance can only be given as per the terms and condition of the offer. जो ऑफर ने कंडीशन बोली है
ऑफरी को या तो वो एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। बट अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करी बट ही एक्सेप्ट द ऑफर विद द डिफरेंट टर्म्स, then it will not be a valid acceptance, it will be called a counter offer। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट बी ने ये बोली है कि मैं आपकी कार 90,000 की लेना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ए इज बाउंड टू सेल इस कार टू 90,000। द स्टेटमेंट बाय बी इज मेयरली अ काउंटर ऑफर। नाउ इट्स अप टू ए कि वो चाहे तो ये ऑफर रिजेक्ट कर दे, चाहे वो एक्सेप्ट कर दे, बट ए इज नॉट बाउंड बिकॉज ए द स्टेटमेंट बाय बी इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, दैट्स अ काउंटर ऑफर। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, क्रॉस ऑफर। When two parties exchange identical offer in ignorance of each other offer, the offers are called cross offer। There is a no binding contract in such case because offer made by a person cannot be considered as an acceptance of another's offer। एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। A make a proposal to B to sell his car for 2 lakhs and B without knowing the proposal of A। अब आप बोलोगे कैसे ये हो सकता है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ए ने बी को व्हाट्सअप करा कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख की बेचना चाहता हूँ। बी ने वो व्हाट्सअप देखा ही नहीं, बी ने ए को मेल शूट कर दिया कि भाई मैं आपकी कार 2 लाख की लेना चाहता हूँ। नाउ दिस statement by B is again not an acceptance because B does not have a knowledge of A's offer received on WhatsApp। तो B without having proposal knowledge, knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at 2 lakhs from A। It's not an acceptance by B। जो मैंने बोला is B was not aware of the proposal made by A, it's only a cross offer, cross proposal। तो आपको ये चीज समझ में आई, काउंटर में सामने वाले को ऑफर की नॉलेज हो गई है बट ही इज ऑफरिंग अ डिफरेंट टर्म्स एंड दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। इन अ क्रॉस ऑफर सामने वाले को ऑफर की नॉलेज ही नहीं है एंड ही इज गिविंग द आइडेंटिकल टर्म्स। अगेन विदाउट नॉलेज ऑफर कैन नॉट एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, तो उसको लॉ ने एक नाम दे दिया क्रॉस ऑफर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑफर को वैलिड ऑफर होने के लिए व्हाट शुड बी द एसेंशियल्स एंड अदर एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द ऑफर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द अदर पार्ट दैट्स कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस। तो होप आपको ये ऑफर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।